प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इलिमिनेशन टेक्निक भी बताता हूं। अभी हम लोग इस इनिशिएटिव में हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चनों को भी शामिल कर रहे हैं, ताकि आपको हिस्ट्री के जो पैटर्न्स होते हैं, जो कि एग्जाम हॉल में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है, उस पैटर्न को भी समझाने का प्रयास किया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस सीरीज की यही है कि इस सीरीज के माध्यम से हम आप लोगों को इलिमिनेशन मेथड बताते हैं कि जहां पर आपकी ज्ञान सीमित है, जहां पर आप तथ्यों को कम जानते हैं या जहां बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, वहां पर भी क्वेश्चन को कैसे सही किया जा सके। तो इस सीरीज में हमारी कोशिश रहती है कि आपको इलिमिनेशन सिखाने के साथ साथ पूरी करंट अफेयर और बाकी चीजों को भी तैयार कराया जा सके। आइए शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन बेसिकली मॉडर्न इंडिया से ही है। इसमें पहला क्वेश्चन है सहायक गठबंधन प्रणाली, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये सहायक संधि के बारे में प्रश्न पूछा गया है। सहायक संधि से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसको देखिए आप लोग कैसे इलिमिनेट कर सकते हैं और क्या जानकारी आपको होनी चाहिए। पहला है कि सहायक गठबंधन प्रणाली के उद्देश्यों में से एक फ्रांसीसियों को भारत में अपने प्रभाव को पुनर्जीवित करने और उनके विस्तार करने से रोकना था। देखिए, जब हम पहला स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें एक जगह हमें टर्म मिला में से, उद्देश्यों में से एक, मतलब कि यह अब्सोल्यूट नहीं है। उद्देश्य बहुत सारे हैं, उनमें से एक उद्देश्य यह है। तो ये अब्सोल्यूट नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ये संभावना दे देता है आपको कि बहुतों में से एक। जैसे ही आपको यूपीएससी के ऑप्शंस में से ऐसा आपको फीलिंग आए पढ़ने के बाद कि वह स्टेटमेंट बहुतों में से एक की बात कर रहा है, मतलब सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा है, बहुतों में से एक की अगर बात कर रहा है, तो ऐसे स्टेटमेंट मैक्सिमम केस में सही हो जाए। ठीक है, बहुतों में से एक अधिक सही होने के लिए संभावित होता है। यह बात आपको दिमाग में रखना है। शब्द कुछ भी हो सकते हैं, उद्देश्यों में से एक, बहुतों में से एक, इनमें से एक, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं वो अधिकांश क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो कह रहा है कि सहायक गठबंधन प्रणाली का के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी था कि वो फ्रांसीसियों को भारत में पुनर्जीवित होने और उनके विस्तार को रोकने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट, इस सुरक्षा जाल में जुड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था, मैसूर। अब यह स्टेटमेंट क्या हो गया, यह एक हार्डकोर स्टेटमेंट है कि पहला भारतीय राज्य, पहला आखिरी। कोई भी जब एब्सोल्यूट टर्म में बातें की जाती हैं जो कि एकदम निश्चित हो जाए, डेफिनेट हो जाए, तो यहां पर गलत होने की संभावना भी उतनी ही अधिक हो जाती है। ठीक है, पहला भारतीय राज्य मैसूर है, तो पहला मैसूर ही क्यों है भाई, कोई और भी हो सकता है मैसूर दूसरा हो, तीसरा हो, या मैसूर हो ही नहीं। ठीक है, तो जैसे ही कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होता है, उसके गलत होने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। थर्ड स्टेटमेंट, इंदौर का होलकर राज्य 1818 में सहायक गठबंधन को स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा संघ सदस्य था। अब थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो इंदौर के होलकर थे, उन्होंने 1818 में सहायक संधि की और ऐसा करने वाले मराठाओं में सबसे अंतिम थे। तो हम सभी जानते हैं मराठा 5 गणतंत्र में शामिल थे। उन पांचों में कह रहा है कि सबसे अंतिम कौन थे, इंदौर के होलकर। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद भी आपको इसमें एब्सोल्यूटनेस दिखता है कि यह निश्चित बात कर रहा है, अंतिम कौन, होलकर। तो यहां यह अंतिम गलत हो सकता है, क्योंकि हो सकता है होलकर की जगह पर गायकवाड़ हो, ठीक है, सिंधिया हो। तो ऐसा जैसे ही डेफिनेट निश्चित वाला स्टेटमेंट पूछा जाए तो उसके गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है,
लेकिन थोड़ी सावधानी हिस्ट्री के साथ आपको रखनी होती है। हिस्ट्री और जो आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिकली यहां पर नॉलेज की भूमिका बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहां से जो फैक्ट पूछे जाते हैं ये फैक्ट नॉलेज बेस्ड फैक्ट होते हैं। यहां पर आपको इलिमिनेट करने के बहुत सारे स्कोप नहीं होते। अगर आप हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के हार्डकोर स्टेटमेंट्स को छोड़ दें तो बाकी सब्जेक्ट में आपको इलिमिनेशन बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन हिस्ट्री में आपके नॉलेज की भूमिका बहुत अधिक। ठीक है, अब कह रहा है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट में सही ज्यादा दिख रहा था, सेकेंड स्टेटमेंट में हमें गलत दिख रहा था क्योंकि बहुत हार्डकोर स्टेटमेंट था। तो सेकेंड स्टेटमेंट को जैसे हमने गलत किया, आपके पास ऑप्शन आ गया क्या, केवल 1 और 3 और केवल 3। ऐसे ऑप्शन में आपको पता है, हमने बताया है क्या करना है। मैक्सिमम केस में कौन से सही होते हैं, मैक्सिमम केस में जो अधिक वाले स्टेटमेंट होते हैं, जैसे इसमें केवल 3 है, इसका मतलब 3 तो निश्चित रूप से सही है, और 1 और 3 इसमें है, तो यहां पर इसमें 2 ऑप्शन हो रहे हैं और ये केवल 1 है, तो 2 वाले ऑप्शन मैक्सिमम केस में सही हो जाते। ठीक है, तो यहां, और जबकि पहला तो ऐसे निश्चित रूप से ही सही है, तो ऐसे ही 1 और 3 आंसर निकल गया। अब इसको थोड़ा जान लीजिए कि सहायक संधि, सहायक संधि की, भारत में सहायक संधि की शुरुआत अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेलेस्ली ने करी थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने करी थी, और लॉर्ड वेलेस्ली ने जब सहायक संधि की शुरुआत की तो उस समय एशिया के द्वार के आसपास, इसका मतलब है कि टर्की के आसपास नेपोलियन का हमला हो रहा था। नेपोलियन जो कि फ्रांस का शासक था, वह 1799 में 1798-99 में टर्की के आसपास हमला कर रहा था। तो साथ ही यह लग रहा था अंग्रेजों को कि अगर उसने टर्की के बाद हमला किया तो वो सीधे एशिया में आ जाएगा, और एशिया में आ जाएगा तो वो क्या करेगा, अब भारत तक आ सकता है। और भारत तक आ जाएगा, और क्यों भारत तक आ जाएगा, क्योंकि भारत के बहुत सारे राजवाड़े अभी भी फ्रांसीसियों को अपने यहां रखे हुए हैं और अपनी मिलिट्री में उनको भर्ती किए हुए हैं। जैसे महाराजा रणजीत सिंह हो गए, दक्षिण भारत के जो शासक हो गए वे भी मराठा भी थे, निजाम भी थे, इन लोगों ने भी अपने यहां फ्रांसीसियों को रखा था। साथ ही भारत में भी पांडिचेरी में फ्रांसीसी थे, जस्ट भारत के नीचे मॉरिशस में फ्रांसीसी थे। तो ब्रिटिशर्स को लगता था कि अगर हमने नेपोलियन के आने से पहले पूरे भारत में अपनी सत्ता को बहुत अधिक मजबूत नहीं किया, तो नेपोलियन जब आएगा तो उसको मॉरिशस से तो सहयोग मिलेगा ही मिलेगा, भारतीय राजा भी उसको सहयोग कर देंगे और फिर हमें भारत से भाग जाना पड़ेगा। ऐसा क्लेम वेलेस्ली ने किया है इस सहायक संधि को इंट्रोड्यूस करने के पीछे। अब यह क्लेम उस हद तक सफल सही नहीं माना जाता है, लेकिन वेलेस्ली ने इसके पीछे एक तर्क यह दिया कि हम सहायक संधि कर रहे हैं क्योंकि हमें नेपोलियन का भारत पर हमला करने का भय है, इसीलिए हम सहायक संधि के माध्यम से अपने सेना का विस्तार भारत में बहुत बृहद स्तर तक कर लेना चाहते हैं, ताकि अगर हम पर हमला हो तो हम सैनिक रूप से नेपोलियन का सामना। और इसीलिए वेलेस्ली ने सहायक संधि में प्रावधान क्या रखा कि भारतीय राजाओं के खर्च पर एक रेजिमेंट रहती थी। रेजिमेंट मतलब सेना, कहां रहती थी, भारतीय राजा के यहां, भारतीय राजा के यहां, भारतीय राजा के पास। अब यह ध्यान देना है कि इसका फायदा क्या हुआ, रेजिमेंट है किसकी, रेजिमेंट है अंग्रेजों की, रेजिमेंट है अंग्रेजों की, और उसका खर्च कौन दे रहा है, भारतीय राजा। सैनिक रेजिमेंट रह कहां रही है, भारतीय राजा के राज्य में। तो अब क्या होगा कि अगर यह भारतीय राजा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करता है तो वही रेजिमेंट खड़ी है उस राजा को दबा देगी। तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों के राज्य में बहुत विशाल सेना भी नहीं रखनी पड़ी, क्योंकि बहुत विशाल सेना अगर राज्यों में रहेगी तो उसका अलग से कुछ और भी खर्च करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट से भी मुक्ति हो गई। और साथ ही भारतीय राजा अगर विद्रोह करेंगे
तो उनको दबाने के लिए भी सही रहेगा। और साथ ही उस सेना का खर्च भी कौन दे रहा है? भारतीय राजा। और किस लिए? क्योंकि हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके यहां जो सेना रख रहे हैं यह आपकी सुरक्षा के लिए है, कि अगर आप पर कोई बाहर से हमला होता है तो यह सेना आपकी सुरक्षा करेगी। बेसिकली उद्देश्य कुछ और था। उस उद्देश्य क्या था कि मेरी सेना है, इस भारतीय राजा को भी नियंत्रित करेगी, साथ ही इस राजा के खर्च पर मुझे एक विशाल सेना भी मिल गई, तो बाहर में कहीं और लड़ाई हुई तो हमारी ये सेना हमारे काम आएगी। ठीक है, तो इसीलिए उसका एक उद्देश्य था फ्रांसीसियों के प्रभाव को भारत में रोकना, ऐसा वेलेस्ली ने कहा। ठीक है, तो ये आप जान गए। तो सहायक संधि प्रणाली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन लगातार बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये जान लेते हैं कि सहायक इसकी स्थापना, जबकि जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसका भारत का कार्यकाल होता है 1798 से 1805 तक वो भारत में रहता है। और इस दौर में उसने सहायक गठबंधन पर, हम सभी जानते हैं कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत अगर कहें तो वो लॉर्ड डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर था, बेसिकली उसके माध्यम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। लेकिन इसको किसी अंग्रेज ने जो बेहतर तरीके से लागू किया वह अंग्रेज था लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो ये भारत में अपनी सुरक्षा को मेंटेन करना चाह रहे थे, भारतीय राजाओं को सुरक्षा जाल में फंसा करके अपने उनके खर्चे पर अपना मेंटेन करना चाह रहे थे। अब तीसरा है कि जो होलकर है इंदौर का 1818 में, इसका मतलब है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, जो कि 1817-18 में हुआ था, उसमें सहायक संधि को स्वीकार करने वाला इंदौर का होलकर अंतिम मराठा राज्य था। तो ये सब चीजें आपको जाननी भी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, पिछले साल काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि भारत बार बार बहुत सारे पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं इनको यूनाइटेड नेशन में उसके माध्यम से इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करवाने का प्रयास करते रहता है, लेकिन भारत के इस प्रयास पर बार बार चीन अडंगा लगाते रहता है। उसी के संदर्भ में यह प्रश्न है, हाल ही में चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 इस सूची में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के कमांडर साजिद मीर को जोड़ने के भारत अमेरिकी संयुक्त प्रयास के प्रस्ताव पर रोक लगा। अब यूएनएससी की 1267 सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब क्या है भाई ये 1267 सूची, इसके बारे में हमें विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, मैं इस प्रश्न के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं। साथ ही यह भी बता रहा हूं कि अगर आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते होंगे, इनसे अपडेट नहीं होंगे, तब भी कैसे इसको सही कर लेना है। ठीक है, आइए देखते हैं। आतंकवादियों की 1267 सूची एक वैश्विक सूची है जिस पर यूएनएससी की मुहर लगी हुई है। ओके, इसमें हमें कहीं भी कोई हार्ड फैक्ट नहीं मिला, ठीक है, ना ही कोई निगेटिव फैक्ट मिला, तो पहला स्टेटमेंट सही होने के लिए बहुत अधिक संभावित है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, कोई भी सदस्य देश किसी व्यक्ति, समूह या इकाई को सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। जहां संभावना वाले स्टेटमेंट होते हैं सकता है, ये स्टेटमेंट भी बहुत अधिक संभावना होती है कि ये सही होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हार्ड सेंटेंस नहीं होते, तो यहां पर भी संभावना है, सकता है। थर्ड, लिस्टिंग और डीलिस्टिंग पर निर्णय बहुमत से। यहां देखिए एक हार्डकोर फैक्ट मिल गया कि किसी भी आतंकवादी को 1267 लिस्ट में शामिल करना है या वहां से अगर हटाना है तो इस पर निर्णय कैसे लिया जाएगा? बहुमत से। अब बहुमत के स्थान पर क्या हो सकता है? सर्वमत हो सकता है। ठीक है, तो सर्वमत से हो सकता है। तो जैसे ही बहुमत शब्द आया, बहुमत शब्द क्या हो गया? एक हार्डकोर स्टेटमेंट हो गया कि निर्णय सिर्फ बहुमत से ही होंगे। जैसे ही स्टेटमेंट हार्ड होता है उसके गलत होने की संभावना भी उतनी अधिक हो जाती। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही बहुमत आया तुरंत इसका अल्टरनेटिव तैयार है, सर्वमत भी हो सकता है। और बात किसकी हो रही है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर हैं।
तो 15 मेंबर में किसी को आतंकवादी बनाना है तो यहां पर निर्णय सर्वमत भी हो सकता है, तो बहुमत गलत हो सकता है, संभावित गलत हो सकता है। आइए आगे देखते हैं। समिति का कोई भी सदस्य प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगा सकता है। तो समिति का कोई भी सदस्य तकनीकी रोक लगा सकता है और प्रस्तावित सदस्य राज्य से अधिक जानकारी मांग सकता है, राज्य से अधिक जानकारी मांग सकता है। भाई सिक्योरिटी काउंसिल में यह भी क्या है, सकता है, संभावना की बात कर रहा है कि कोई भी देश, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी टेररिस्ट को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी काउंसिल में लिस्ट करवाएं, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं वे आपसे इससे जुड़े हुए और अधिक जानकारी मांग सकते हैं। क्या कह रहे हैं, तकनीकी रोक लगा सकता है और प्रस्तावित सदस्य राज्य से अधिक जानकारी मांग सकता है। भाई मांग सकता है, क्यों नहीं मांग सकता है? अगर उसे डाउट है कि आपने जो जानकारी दी है यह इस व्यक्ति को आतंकवादी प्रूव करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे? अरे भाई ये संभावना वाला स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसके सही होने की संभावना अधिक होती है। अब कह रहा है ऊपर दिए कदमों में से कौन सा सही है, तो इन चारों स्टेटमेंट में हमें एक स्टेटमेंट मिला जो कि हार्ड दिख रहा था, जो कि डेफिनेट निश्चित दिख रहा था, और वो स्टेटमेंट कौन सा था? स्टेटमेंट नंबर 3। तो अगर हम स्टेटमेंट नंबर 3 को गलत मारते हैं तो हमारे दो स्टेटमेंट गायब हो गए, ठीक है, और अब हमारे पास बच गया 1 2 4 और 2 और 4। इसका मतलब कि 2 और 4 तो करेक्ट है, ठीक है। अब हमें सिर्फ पहले स्टेटमेंट के बारे में सोचना है, और पहला स्टेटमेंट जब हम पढ़ रहे थे तो पहले स्टेटमेंट ऐसा जनरल स्टेटमेंट था जिसमें कि कोई हार्डकोर फैक्ट भी नहीं था और कोई नेगेटिविटी भी नहीं थी। तो पहला स्टेटमेंट सही होने के लिए अधिक संभावित था, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर ऑप्शन। मतलब कि आप बिना इसको जाने भी सही कर सकते, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यूपीएससी के क्वेश्चन में, वैसे भी आप यूपीएससी के जब एग्जाम में जाएंगे तो 30 32 35 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका नॉलेज एग्जॉस्ट हो जाएगा। फिर आपके बाद उसके बाद जो अगर क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो इलिमिनेशन टेक्निक से ही सॉल्व होंगे, तो इलिमिनेशन टेक्निक को जानना बहुत जरूरी है। आइए इसको जान लेते हैं क्या होता है ये। बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएनएससी में जो उसकी 1267 की सूची है, यह सूची यूनाइटेड नेशन के आतंकवादियों की एक लिस्ट होती है। तो हमेशा ये याद कर लीजिए 1 2 6 7 ये क्या है? यूनाइटेड नेशन में आतंकवादियों के टेररिस्ट की लिस्ट है जो कि इस सूची के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है। तो किसी भी आतंकवादी को अगर आपको लिस्ट करना है तो उसकी प्रक्रिया है कि कोई भी सदस्य जो भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, 15 मेंबर में से कोई भी, वह किसी भी व्यक्ति का, समूह का, संस्था का, किसी भी व्यक्ति, समूह और संस्था को आतंकवादी घोषित करने के लिए उसके नाम को प्रस्ताव कर सकती है। और जब कोई व्यक्ति किसी स्टेट ने कोई नाम प्रस्तुत किया कि इसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि उसके बाद जो निर्णय होंगे वो क्या होंगे? सर्वसम्मति से अपनाए जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जब ये साजिद मीर का भारत और अमेरिका ने मिलकर के नाम सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवादियों की लिस्ट में डालने के लिए इंट्रोड्यूस किया, तो 15 में से 14 देश इसके समर्थन में आए थे। 14 देश चाहते थे कि आतंकवादी के रूप में लिस्टेड हो जाए, लेकिन सिर्फ एकमात्र देश चीन ने वहां पर अड़ंगा लगा दिया और फिर 14 देशों का मान्य निर्णय असफल घोषित, ठीक है। तो चीन ने बेसिकली इसको अब्सोल्यूट नहीं किया था, रद्द नहीं किया था, वीटो राइज नहीं किया था, बल्कि चीन ने वही किया था, थोड़ा सा जो दिमाग लगा लिया था कि तकनीकी रोक लगा दिया था। मतलब उसने और अधिक इंफॉर्मेशन मांग लिया था कि भाई आप और अधिक इंफॉर्मेशन दीजिए, इस इंफॉर्मेशन से हम संतुष्ट नहीं है इसको आतंकवादी मानने के लिए। ये बेसिकली अपना एक इंटरनेशनल गेम होता है, चाइना ने ये गेम प्ले किया। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो निर्णय होते हैं वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं और तकनीकी रोक लगा सकता है कोई देश और अधिक इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है। तो ये आप समझ गए। आपको ये लिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है 1 2 6 7, कोई और नाम दे दिया जाएगा, कोई और नंबर दे दिया जाएगा, यह नंबर किससे जुड़ा हुआ है, तो ये वाला नंबर काफी चर्चा में रहता है क्योंकि आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लिस्टिंग की प्रक्रिया भी आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मॉडर्न इंडिया का ये क्वेश्चन है
कूका आंदोलन के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा होगा कूका आंदोलन के बारे में। यूपीएससी अगर कूका आंदोलन के बारे में प्रश्न बनाएगी तो बहुत टफ बनाएगी। और कूका आंदोलन के बारे में प्रश्न ज्यादा बन क्यों सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में पंजाब के क्षेत्र में बहुत सारी कुछ अवैध गतिविधियां चल रही है। खालिस्तान मुद्दा बहुत चर्चा में चल रहा है। जो एंटी इंडिया मूवमेंट वहां पे चल रहा है बेसिकली कुछ नाम मात्र के खालिस्तानियों के द्वारा, तो वहां पर जब भी कोई एक्टिविटी हो रही है, ऐसे में आतंकवादियों ने भगत सिंह को भी टेररिस्ट कहा है। जो खुद टेररिस्ट है, जो खुद खालिस्तानी है, वो भगत सिंह को टेररिस्ट कह रहे हैं। इतने महान राष्ट्रभक्त को टेररिस्ट कह रहे हैं। तो ऐसे में भगत सिंह का नाम चर्चा में आ गया है, तो भगत सिंह जी पर भी प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। पंजाब में जो भी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए, चाहे वो खालिस्तान मूवमेंट हुए हो या फिर गुरुद्वारा प्रबंधन सुधार से संबंधित मूवमेंट हुए हो या फिर ये कूका आंदोलन हुए हो, ऐसे आंदोलनों पे प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो आपको इन सब आंदोलनों को बहुत बढ़िया से पढ़ जरूर लेना है। आइए देखते हैं कूका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा जा रहा है कि इसकी स्थापना 1840 में भगत जवाहर मल ने पश्चिमी राजस्थान में, किसने की है? भगत जवाहर मल ने 1840 में, और कहा? पश्चिमी राजस्थान में। इनके मूल सिद्धांत क्या है? मांस और शराब और नशीली दवाओं का सेवन को हतोत्साहित करना, अंतर विवाह और विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देना। तीसरा, कूकों द्वारा स्वदेशी और असहयोग की अवधारणा का प्रचार किया गया। अब कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। अगर आप लोग लगातार इस सीरीज को देखते हैं तो आपको मैंने बार बार बताया है कि किसी भी एक स्टेटमेंट में अगर दो से अधिक फैक्ट मिलने लगे तो फिर वहां पर स्टेटमेंट में गलत होने की संभावना भी उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम जब पहला स्टेटमेंट पढ़े तो हमें तीन तीन फैक्ट मिल रहे थे, पहला, दूसरा और अब मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आपको इन तीनों फैक्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो भी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में आपको कम फैक्ट मिले, लेकिन पहले स्टेटमेंट में तीन फैक्ट मिले, मतलब ज्यादा फैक्ट मिले, तो जिस स्टेटमेंट में ज्यादा फैक्ट मिलता है उस स्टेटमेंट में गलती की भी संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। तो जब आपको जानकारी नहीं हो, रिस्क लेना हो, तो आप ऐसे रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं स्मार्ट रिस्क, जो कि लेना ही होता है। तो अगर आप पहले को गलत मानते हैं तो पहला कि जैसे ही आपने गलत माना आपके सामने फिर वही आ गया, केवल 2 और 3 और केवल 3। तो केवल 2 और 3 और ऐसे स्टेटमेंट्स में मैक्सिमम टाइम में किस पर जाना चाहिए? जो मैक्सिमम वाला आंसर है। तो यहां 2 और 3 निश्चित रूप से सही हो जाएंगे। अब आइए जान लेते हैं कूका आंदोलन के बारे में। कूका आंदोलन की स्थापना 1840 में ही हुई थी और आप सभी जानते हैं कि चूंकि ये पंजाब से जुड़ा हुआ धर्म सुधार आंदोलन था, तो भगत जवाहर मल इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। लेकिन ये स्थापना इन्होंने कहा की थी, ये इन्होंने पंजाब में किया था। ठीक है, इसका मतलब कि राजस्थान में इसकी स्थापना नहीं हुई थी। इसकी स्थापना कूका आंदोलन का केंद्र पंजाब हुआ करता। भगत जवाहरमल के बाद जो दूसरे नेता थे वो थे बाबा राम सिंह। तो ये दोनों नाम आपको याद करने हैं क्योंकि पूछ लिया जाएगा कि इन दोनों नेताओं का किस धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़ाव है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला है मूल सिद्धांत क्या था। तो मूल सिद्धांत बेसिकली जो भी सुधार आंदोलन हुए हैं वे समाज की बुराइयों पर चोट करके आगे बढ़े हैं। तो कूका आंदोलन भी पंजाब में सिख सुधार आंदोलन था। तो सिखों में जो कमियां थी या पंजाब के समाज में जो समस्याएं थी उनका समाधान लेकर के आए थे। तो समाधान वही था, जाति और जो भेदभाव था उसको समाप्त करना, मांस और शराब और नशीली दवाओं के सेवन को हतोत्साहित करना, अंतर विवाह की अनुमति देना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं को शिक्षा और बाहर निकल करके काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब ये जेंडर इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी के लिए आंदोलन चलाया गया था। और इसके नेता कौन थे? भगत जवाहरमल और बाबा राम सिंह। ठीक है, इस आंदोलन में एक जो कि बहुत अच्छी बात थी कि इस आंदोलन में भी गांधी के आंदोलन के साथ अपने आप को अलाइन कर लिया और उन्होंने भारत में स्वदेशी और स्वराज कि बुने हुए कपड़े को पहनना, अंग्रेजी कानून और शिक्षा उत्पादों का बहिष्कार करना, इनको करके भारत में स्वदेशी और स्वराज की संकल्पना को प्रोत्साहित किया। ठीक है, इसीलिए कूको द्वारा स्वदेशी और सहयोग की अवधारणाओं का
प्रचार किया गया और सहयोग आंदोलन में इनकी बढ़ चढ़ करके भूमिका देखी। ठीक है, तो ये जानकारी भी आपके साथ शेयर हो गई और साथ ही आपको मैंने ये भी बता दिया कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है। अब अगर मैंने जो बताया उसको आप लोग जरूर अपने आप पे अप्लाई जरूर करें। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाने जाएं तो मॉक टेस्ट लगाते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें और इसके साथ मॉक टेस्ट लगा करके अपने नॉलेज को परिपक्व भी कर लें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण संशोधन मॉडल संशोधन नियम 2020 किशोर न्याय इसको अधिसूचित किया है, इंट्रोड्यूस किया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए, स्टेटमेंट पढ़ते समय मैं ये मान रहा हूं कि शायद आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है। अब जब नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हैं, तो कैसे सही करेंगे, आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठन से जुड़ा व्यक्ति बाल कल्याण समितियों का अध्यक्ष या सदस्य बनने के योग्य नहीं है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, नए नियमों में सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को उन व्यक्तियों की श्रेणी से हटा दिया गया है जिन पर बाल कल्याण समिति में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। कह रहा है ऊपर देखकर में से कौन सा सही है। अब देखिए, एक बात और समझ लीजिएगा कि यूपीएससी आपसे उतना डिमांड करती है कि आपको समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कला, इनकी एक बेसिक और थोड़ी एडवांस जानकारी अवश्य हो। अब बिना जानकारी के आप प्रीलिम्स को सिर्फ एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से पास करने का अगर ख्वाब देखते हैं तो ये संभव नहीं है। बेसिकली एलिमिनेशन मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड है कि यूपीएससी के पैटर्न को समझना, यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन से उसके पैटर्न को समझना और फिर उसको डिकोड करना। लेकिन उसको समझने के लिए आपके पास नॉलेज तो होना ही चाहिए। बिना नॉलेज के एलिमिनेशन काम नहीं करता है। अगर आपसे किशोर न्याय पर प्रश्न पूछा जा रहा है, महिलाओं के संबंध में कोई योजना आ रही है, उस पर प्रश्न पूछा जा रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रश्न पूछा जा रहा है, और यह भी आपको अगर नहीं आ रहा है, इसमें भी आप बगले झांकते हैं, आसपास देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अभी भी यूपीएससी के प्रीलिम्स के स्तर तक नहीं पहुंची है। अभी आपको अपनी तैयारी को और मजबूत करने की जरूरत है। बेसिकली टाइम भी है, ऐसा नहीं है कि टाइम खत्म है, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप अगर मेहनत करते हैं, अभी भी ईमानदारी से लगते हैं, तो अभी से भी बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है। ठीक है, तो अब इसको समझना है। पहला कि विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले संगठन से जुड़ा व्यक्ति, कह रहा है कि किशोर न्याय के संदर्भ में सरकार ने जो नियम बनाया है उसमें कहा गया है कि बाल कल्याण समितियों में, जो बच्चों के कल्याण समिति से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उनमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को मेंबर नहीं बनाया जाएगा जो विदेशी फंड प्राप्त कर, विदेश से पैसा लेता है। तो क्या 2022 में सरकार ऐसा नियम बना सकती है? सोचिए भाई, सरकार ने 2022 में 2021-22 में विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले बहुत सारे एनजीओ के रजिस्ट्रेशन को रद्द किया। क्यों? क्योंकि वे विदेशी फंडिंग प्राप्त करके और विदेशी पॉलिसी को, विदेशी प्रोपेगेंडा को भारत में फैलाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बाल कल्याण समिति का मेंबर बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो इसीलिए सरकार ने अगर ये नियम बनाया है तो इसके गलत होने और सही होने की संभावना क्या है? तो ऐसे स्टेटमेंट की सही होने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, साथ ही जो रिटायर्ड जज हैं उनके लिए भी कहा गया कि अब उनको भी इसका मेंबर बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाल कल्याण समिति में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है, अधिकारी को व्यक्ति की श्रेणी से हटा दिया गया। तो पहला तो कि जो विदेशी अंशदान प्राप्त कर रहे हैं उनको भी बाल कल्याण समिति में नहीं रखा जाएगा, और दूसरा सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो भी रिटायर्ड जज होंगे उनको भी बाल कल्याण समिति के मेंबर से हटा दिया जाएगा। तो पहला तो निश्चित रूप से आप लोगों को पता चल गया होगा कि पहला तो स्टेटमेंट सही है। सेकंड वाले पे थोड़ा डाउट हो सकता है कि जो जुडिशियल मेंबर हैं, जो कि जज से रिटायर्ड हो चुके हैं, क्या उनको भी बाल कल्याण समिति का मेंबर बनने से हटा दिया जाएगा? तो यहां पर आपके नॉलेज की जरूरत है। यहां पर आप बेसिकली कोई एलिमिनेशन ट्रिक नहीं लगा सकते, कोई समझदारी नहीं दिखा सकते, आपको हार्डकोर रूप से नॉलेज चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि जो अंशदान, ये जो नियम इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें जान लेते हैं। देखिए इसमें ये जो नियम इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें प्रावधान किया गया है
कि जो सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हैं उनको भी इस श्रेणी से हटा दिया गया, अर्थात वे भी अब बच्चों से जुड़े हुए, जो चाइल्ड वेलफेयर से जुड़ी हुई कोई भी कमेटी है उसके मेंबर नहीं बन सकते। जो विदेशी स्नान प्राप्त करते हैं वे, और दूसरे की जो रिटायर्ड जज हैं वे भी अब बच्चों से जुड़ी हुई वेलफेयर कमेटी के मेंबर नहीं बनेंगे। ये बात अब हमें कहां से पता चलती है? जो नया 2021 का जो नियम आया है संशोधन वाला, उससे पता चलता है। तो इतनी जानकारी, और ये कोई बहुत हार्डकोर जानकारी नहीं, ये तो आप कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ेंगे उसमें आपको जरूर मिलेगी। तो इतनी जानकारी की डिमांड यूपीएससी भी आपसे करेगी कि आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2020 में कोविड-19 राहत पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसके तहत वितरित किए गए प्रत्येक 6 ऋणों में से एक ऋण खराब हो गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब भाई, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम कोविड-19 के दौर में सरकार ने शुरू किया था, क्या है और उसके बारे में क्या प्रोविजंस है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको थोड़ी बहुत समझ होगी, लेकिन फिर भी एलिमिनेट किया जा सकता है, वो देखते हैं। ईसीएलजी, यही इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, यह आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का एक हिस्सा। इस स्टेटमेंट में मुझे लगता है कि किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा, क्योंकि कब शुरू किया गया है? कोविड-19 राहत पैकेज के हिस्से के रूप में। तो क्वेश्चन ही कह दे रहा है कि ये कोविड-19 राहत पैकेज का हिस्सा है। ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी हर बार एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें कि अगर आपने क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ा तो क्वेश्चन से ही ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन आसानी से हटा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एक सतर्कता अगर आप दिखाएं क्वेश्चन पढ़ते समय, तो एक क्वेश्चन का आप आसानी से सही कर सकते। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, इसके द्वारा सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं को 100% गारंटी प्रदान की जाती है। अब सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, अब क्या है पहले ये भी समझ ही लेते हैं। बेसिकली ये क्या है? आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, कोविड-19 संकट के दौर में केंद्र सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली ये था क्या कि जो निचले और मध्य क्रम के छोटे मोटे व्यापारी हुआ करते थे, कोविड-19 के दौर में उनका जो व्यवसाय था वो ठप हो गया था और उनका आर्थिक क्रियाकलाप लगभग बंद था, तो वो संकट की स्थिति में आ गए थे। ऐसे में उनको उबारने के लिए, संकट से उबारने के लिए उन्हें क्या, किसकी जरूरत थी? कर्ज की जरूरत थी, ताकि वो बैंकों से कर्ज लेकर के अपने बिजनेस को फिर से रीस्टेब्लिश कर सके। तो लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास जो उनका पूरे का पुराना बिजनेस था वो ठप हो गया था। अब बैंक उनसे कह रहे थे कि आप हमें क्या दीजिए, पहले कोई गारंटर दीजिए, बिना गारंटर के हम आपको लोन नहीं देंगे। तो ऐसे में सरकार खुद गारंटर बन गई। सरकार ने कहा कि हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इन व्यापारियों को ऋण दीजिए, इमरजेंसी ऋण दीजिए, गारंटी हम लेते हैं। और सरकार की तरफ से गारंटी किसने लिया? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, सरकार की तरफ से इस कंपनी ने गारंटी लिया और इसके गारंटी पर उन व्यापारियों को ऋण दिया गया। ठीक है, तो इससे फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपने बिजनेस को रीस्टेब्लिश किया। तो यहां पर ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। और ये बेसिकली ये जो पिछले दो क्वेश्चन जो मैं आज, ये क्वेश्चन इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन डिस्कस किया, ये दोनों क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। और यहां पर मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा था कि आपको कितना नॉलेज जरूरी है। ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब है कि अभी आपको बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। अभी आपको उतना पढ़ने की आवश्यकता है कि ऐसे प्रश्न जो कि बहुत अधिक चर्चा में रहे हैं, ये देखते ही आप इसका आंसर करने की स्थिति में हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये यूपीएससी का 2020 का एक क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि सीरीज में एक क्वेश्चन पीवाईक्यू भी शामिल किया जाता है। 2022 और 2021 के क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये 2020 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है उसको
कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है, सातवीं यूपीएससी क्या डिमांड करती है आपसे। ये तो भाई यूपीएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता सकता है ना। तो आइए 2020 के क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से मतलब डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से रुपए 1 लाख की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र आपूर्ति, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्टेटमेंट समझिए कि व्हाट वुड बी द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या होगी। अगर आप लोग इकोनॉमी को समझते हैं तो एग्रीगेट मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, एग्रीगेट मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, इसको अगर आपने जाना है तो आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपसे जो भी इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट हैं यूपीएससी वो कंसेप्ट पूछती है, और अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं आ रहा है तो आप इकोनॉमी के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की स्थिति में नहीं होंगे। यहां पर इकोनॉमी के लिए यूपीएससी ने आपसे कोई हार्डकोर करंट का बहुत लंबा चौड़ा डेटा नहीं पूछा है, बहुत अधिक इंफॉर्मेशन नहीं पूछा है, एक बेसिक इकोनॉमी का कंसेप्ट पूछा है, और वो बेसिक कंसेप्ट है जो कि हर टीचर और हर किताब में आपको मिल जाएगा। एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब मार्केट में जो अगर आप लोग बैंक के बारे में यहां कह रहा है कि बैंक से अगर आपने क्या किया 1 लाख रुपए निकाल लिए, और किससे, मांग जमा खाते से, अपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से। आप सभी जानते हैं कि बैंक में जो हमारा अकाउंट होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट और दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। ठीक है, अब डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट में 2 प्रकार के खाते होते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। ठीक है, और यहां टाइम डिपॉजिट में एक होता है रेकरिंग अकाउंट। ठीक है, एक होता है रेकरिंग अकाउंट और दूसरा होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी। अब यहां पर समझिएगा, प्रश्न कह रहा है कि डिमांड डिपॉजिट से आपने 1 लाख रुपए निकाल लिए बैंक से, ये बैंक में आपका खाता है, और वो निकाल लिए तो मार्केट में मनी सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डिमांड डिपॉजिट में जो आपका पैसा होता है सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में, क्या इस पर कोई पाबंदी होती है। नहीं, आप जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहे तब पैसा उसमें डाल सकते हैं। तो यहां पर नो लिमिटेशंस, मतलब कि जो पैसा आपका डिमांड डिपॉजिट में है वो पहले से ही मार्केट में है, क्योंकि उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, जब मन किया निकालिए, जब मन किया डालिए। तो जो डिमांड डिपॉजिट का पैसा होता है ये ऑलरेडी मार्केट में पैसा, मनी इन मार्केट मान लिया जाता है, मनी इन मार्केट। ठीक है, तो अगर आप डिमांड डिपॉजिट से 1 लाख रुपए निकाल लिए तो बाजार की मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। भाई बाजार में तो पहले से ही पैसा था, ये जो सेविंग अकाउंट का पैसा होता है उसको बाजार का ही भाग मान लिया जाता है, तो क्या होगा कि मुद्रा की समग्र आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मुद्रा की समग्र आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले से ही जितनी मार्केट में पैसा था उतना ही पैसा बना रहेगा, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट का पैसा मान लिया जाता है कि वो मनी मार्केट का पार्ट है। और यहां से इसीलिए लिखा गया है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से, यहां पर इसलिए यह नहीं लिखा है कि रेकरिंग अकाउंट से निकालते हैं या टाइम डिपॉजिट से निकालते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइम डिपॉजिट में क्या होता है कि जब आपको पैसे जमा करते हैं तो वहां पर कुछ बाउंडेशंस लग जाते हैं कि आप एक सर्टेन टाइम के बाद ही अपने पैसे को बैंक से निकाल सकते हैं। तो अगर टाइम डिपॉजिट में से पैसा निकालने की बात करेगा प्रश्न, तो थोड़ी चिंता की बात हो जाएगी, तब मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ सकती है। लेकिन ये बात कर रहा है डिमांड डिपॉजिट की। ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये भी समझना है कि जो भी
मनी सप्लाई अगर बात की जाती है, समग्र मुद्रा आपूर्ति, तो इसमें टोटल करेंसी विथ पब्लिक प्लस टोटल करेंसी इन बैंक, इसका मतलब है कि बैंक में जो रेकरिंग अकाउंट होता है, जो टाइम डिपॉजिट होता है, वह भी मार्केट में कुल मुद्रा का पार्ट माना जाता है। तो इसीलिए बैंक में पैसा हो या आपके पास पैसा हो, सारा पैसा बाजार का पैसा मानिए, ठीक है। तो इसीलिए बैंक में आप पैसा डालिए, निकालिए, टाइम डिपॉजिट में डालिए, सेविंग डिपॉजिट में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी का सभी क्या रहेगा, मार्केट में मनी सप्लाई अपरिवर्तित रहेगा। तो इस प्रश्न के माध्यम से बेसिकली मेरा उद्देश्य ये था आपको बताने का कि आप ये समझ लीजिए कि इकोनॉमी के 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और उसको बिना सॉल्व किए आप प्रीलिम्स पास नहीं कर सकते। 15 से 18 क्वेश्चन अगर मिस हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में इकोनॉमी के क्वेश्चन को सही करने के लिए क्या तरीका है कि आपको इकोनॉमी की जो बेसिक कंसेप्ट है वह बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर आप लोगों के तैयार है तो बहुत अच्छा, और लेकिन अगर नहीं तैयार है तो अभी भी टाइम है, आप उस इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट पर खूब मेहनत कीजिए, साथ ही करंट अफेयर के, इकोनॉमी के करंट अफेयर के सेक्शन को भी तैयार करते रहिए, लेकिन बेसिक बहुत जरूरी है, वहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे आप सभी जानते हैं कि डेली 2 क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डिस्कस किए जा रहे हैं अभी। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो नाटो के संदर्भ में है। पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, नाटो यूनाइटेड किंगडम के नेतृत्व में एक पश्चिमी रक्षात्मक सैन्य गठबंधन, पश्चिमी रक्षात्मक सैन्य गठबंधन। सेकेंड स्टेटमेंट, नाटो संधि का अनुच्छेद 5 यह वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन स्वरूप को बताता है, ओके। तीसरा, नाटो का संरक्षण सदस्यों के गृह युद्ध या आंतरिक तख्ता पलट तक विस्तृत नहीं है। कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। अब नाटो के बारे में ये नहीं पूछेगा, कम संभावना है, ये पूछेगा कि उसका मुख्यालय कहां है, कितने मेंबर हैं, ये सब पूछ सकता है, लेकिन संभावना थोड़ी कम है। अब ऐसे प्रश्न पूछे जाए, नाटो का आर्टिकल 5 पूछ लिया जाएगा, तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि नाटो किसके नेतृत्व में अलायन हुआ था। आप सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व 2 भाग में आइडियोलॉजिकली डिवाइड हो गया था। कुछ देशों को फर्स्ट वर्ल्ड कहा गया जो कि कैपिटलिस्ट देश थे, मतलब जो कि पूंजीवादी देश थे। कुछ देशों को सेकेंड वर्ल्ड कहा गया, और ये कैसे देश थे, ये सोशलिस्ट देश थे, ठीक है। तो जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था इसका नेतृत्व यूएसए कर रहा था, और जो सोशलिस्ट वर्ल्ड था इसका नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था, ठीक है। दोनों में आइडियोलॉजिकली युद्ध चल रहा था, और यह आइडियोलॉजिकल युद्ध सैनिक वार में भी कन्वर्ट हो गया, और ये दोनों इनडायरेक्टली अनेक फ्रंटों पर आपस में लड़ने लगे। तो यूएसए ने अपनी रक्षा के लिए जो ग्रुप बनाई, उस ग्रुप का नाम रखा गया नाटो, और यूएसएसआर ने जो अपनी रक्षा के लिए ग्रुप बनाई उसको नाम दिया गया वर्सा पैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड, और एक थर्ड वर्ल्ड भी था, एक थर्ड वर्ल्ड भी था। जो थर्ड वर्ल्ड के देश थे, इसका मतलब है कि जो हाल ही में स्वतंत्र हुए देश थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम था नैम, नॉन अलायंस मूवमेंट, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया बेसिकली 2 भाग में नहीं बल्कि 3 भाग में बट गई, लेकिन जो आइडियोलॉजिकली झगड़े होते थे वो इन्हीं दोनों में होते थे। तो जो नाटो बना उसका नेतृत्वकर्ता कौन था, अमेरिका था। तो यहां पर यूनाइटेड किंगडम का नेतृत्व जैसे ही आया है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतनी जानकारी तो आप सबको होगी ही कि अमेरिका के नेतृत्व में नाटो बनाया गया था। तो यह स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। जैसे ही पहला गलत हुआ आपके 3 स्टेटमेंट गायब हो गए, आपका सीधे आंसर निकल गया, ठीक है। अब आइए जान लेते हैं नाटो क्या है। बेसिकली नाटो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों के द्वारा मिलकर के सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अप्रैल 1949 में, कब स्थापना हुई नाटो की, 1949 में, ठीक है।
और चूंकि इसकी स्थापना वाशिंगटन ट्रीटी से हुई, इसीलिए नाटो को भी वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में इसमें 30 मेंबर हैं। मूल सदस्य कौन थे, मूल हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, हमें जानने की जरूरत नहीं, बस ये जानना है कि जो सबसे लास्ट में देश जो कि नेटो का मेंबर बना है वह 2020 में बना था, उत्तर मैसेडोनिया। और अभी कुछ और देश हैं जो कि नेटो की मेंबरशिप लेना चाहते हैं। बेसिकली रशिया यूक्रेन युद्ध के पीछे भी नेटो का मेंबरशिप का ही मुद्दा है, लेकिन फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों नेटो की मेंबरशिप ज्वाइन करने वाले हैं। तो हाल ही में इनमें से जो भी मेंबर बनेगा, आप इन सब घटनाओं पर अपनी निगाह को बनाए रखें। ठीक है, तो हाल में अगर ये मेंबर नहीं बनते हैं तो अभी लास्ट में 2020 में उत्तर मैसेडोनिया इसका मेंबर बना है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है, बेल्जियम में। इसका जो सैन्य मुख्यालय है वह मॉन्स बेल्जियम में है। यह बेसिकली ध्यान रखना है कि नाटो आपको बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है। बाहर से अगर किसी भी नाटो मेंबर पर हमला होता है तो नाटो यह मानता है कि उनमें से किसी भी मेंबर पर हमला हुआ तो वो सभी मेंबर पर हमला माना जाएगा और सभी मेंबर मिलकर के सामूहिक रूप से उसका खिलाफ करेंगे, प्रतिरोध करेंगे। लेकिन नाटो कभी भी किसी देश के अगर गृह युद्ध में, किसी देश का गृह युद्ध होता है या आंतरिक तख्ता पलट होता है तो ऐसे में नाटो इंटरफेयर नहीं करेगा। किसी देश के अंदर अगर कोई तख्ता पलट हो गया देश के अंदर से, तो नाटो इस मामले में उस नाटो देश की मदद नहीं करता है, लेकिन बाहर से अगर कोई हमला हुआ तो उसकी मदद जरूर करता है। ठीक है, नाटो के सदस्यों के लिए जो फाइनेंसिंग होती है उसमें सबसे बड़ा फाइनेंसर है नाटो का यूएसए, जो कि लगभग 3/4 बजट अकेले फाइनेंस करता है। इसीलिए यह ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली यूएसए केंद्रित ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो आर्टिकल 5 है, वाशिंगटन ट्रीटी की आर्टिकल 5, वो कहती है 1 फॉर ऑल फॉर वन। इसका मतलब है कि हम सभी के लिए एक हैं और एक के लिए सभी हैं। अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो सभी उसके खिलाफ लड़ेंगे। और 1 फॉर ऑल, और बाहर के सभी देशों के लिए हम क्या हैं, एक है। तो ये एक उसका मोटो है कि हम अपने आप को एक करके पूरी दुनिया के खिलाफ मजबूती से सैन्य सुरक्षा के साथ खड़े हैं। ठीक है, तो हमने नाटो के बारे में अच्छा खासा जानकारी जान लिया। अगर इतनी जानकारी आपके पास है तो नाटो से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो मुझे लगता है आप उसको आंसर करने में सफल हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। इसके बारे में यह प्रश्न है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में ढाका में सचिवालय के साथ हुई थी और इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी। सेकेंड स्टेटमेंट, बिम्स्टेक न केवल दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है बल्कि महान हिमालय और बंगाल की खाड़ी की परिस्थितिकी को भी जोड़ता है। थर्ड स्टेटमेंट, मालदीव को भी शामिल करने के बाद 1997 में इसका नाम बदलकर बिम्स ईसी कर दिया गया था। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। इसको आसानी से एलिमिनेट भी किया जा सकता है और आप लोग आसानी से बना भी सकते हैं। तो मैं इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को नहीं बताता हूं, इसका आंसर आप लोग ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो मैं ईगरली वेट करूंगा कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोगों ने सही उत्तर बताया तो मैं उसको लाइक कर दूंगा और अगर गलत बताया तो मैं कमेंट में इसका सही उत्तर भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हमारे इस इनिशिएटिव में कमेंट करते रहिए, जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाइए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।